आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता। मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो देखिए, माहवारी के दौरान या आवर्त चक्र के दौरान स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है महिलाओं के लिए। कह रहा है आवर्त चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान स्वच्छता बनाए रखना अति आवश्यक है। प्रतिदिन स्नान करें व स्वयं को साफ रखें। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। सैनिटरी नैपकिन आप लोग जानते होंगे, जैसे एक ऐसा मतलब पैड होता है गत्ता टाइप, जिसमें अवशोषित करने के लिक्विड को सोखने की क्षमता होती है, और उसमें कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जिससे जो है शरीर में किसी भी प्रकार के कीटाणु विषाणु जो हैं उसमें जाने के बाद वो इनएक्टिव या मृत हो जाए, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो वही कह रहा है कि हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को बदलें। उपयोग किए गए नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड को कागज के लिफाफे में लपेटकर उचित कचरा पात्र में डालें व शौचालय की जल निकास नली अथवा इधर उधर न फेंकें। तो जो नैपकिन पैड है या नैपकिन वाला कपड़ा है या घर पर जो कपड़ा तैयार किया गया, उसको गंदा होने के बाद इधर उधर नहीं फेंकना। उसको कपड़े या लिफाफे में लपेट करके एक जगह कचरा जहाँ फेंका जाता है उसको सुरक्षित डाल देना। साबुन से हाथ धोएं। फेंकने के बाद क्या करना है? साबुन से हाथ धोना। तो ये हमें स्वच्छता बरकरार रखनी है। अब देखिए, अगली हेडिंग हमारी आ जाती है निषेचन एवं अंतरोपण, यानी फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि निषेचन क्या है एवं अंतरोपण क्या है, इम्प्लांटेशन। तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का मतलब मोटी मोटी भाषा में पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसे विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, निषेचन का मतलब होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना। नर युग्मक एवं मादा युग्मक का आपस में मिलन निषेचन और अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्यूलर स्टेज, कोशिकीय अवस्था तैयार होती है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट हिंदी में युग्मनज कहते हैं। तो उसको जो है गर्भाशय की दीवार में चिपक जाना इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे बीज का जुताई करके खेत में बो देना बुआई कहलाता है, वैसे गर्भाशय की दीवार में उस जाइगोट यानी युग्मनज का बो देना, चिपका देना उसकी दीवार से, हमारा इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो अब देखते हैं, इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि स्त्री एवं पुरुष के संभोग यानी मैथुन के दौरान, कपुलेशन के दौरान, संभोग को इंग्लिश में देख लेते हैं कॉर्टिस, कपुलेशन या कॉर्टिस बोलते हैं इसको, संभोग को अंग्रेजी में, यानी स्त्री और पुरुष का मिलन जिसमें सेक्स क्रिया होती है। तो संभोग या मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा शुक्र यानी वीर योनि स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर सेचन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब कॉपुलेशन होता है तो जो
मनुष्य का लिंग होता है, जिसको शिश्न कहा गया है, पेनिस कहते हैं, उसके द्वारा सीमेन का सिक्रेशन होता है। वीर्य जिसको हिंदी में कहते हैं या शुक्र कहते हैं। शुक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें शुक्राणु यानी स्पर्म होते हैं। उसको स्त्री की यौन यानी वैजाइना में छोड़ा जाता है। इसको वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य सेचन, अंग्रेजी में इसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो कह रहा है गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय की ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करता है और अंततः अंडवाहिनी नली के तुम्बिका यानी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। चित्र 2.11 बा। तो इसको देखते हैं चित्र 2.11 बा को। तो देखिए चित्र 2.11 का बी है। ये देखिए 2.11 है। तो इसके बी वाले में ये देखिए शुक्राणु वैजाइना में यानी योनि पर आए और तैरते हुए ये पहुंच रहे हैं यहाँ पर देखिए। तो इसी को कह रहा है कि गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय की ग्रीवा से होकर यानी सर्विक्स से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं यानी यूटेरस में प्रवेश करते हैं और अंततः अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका यानी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। चित्र 2.11 बी। यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये योनि है, यहाँ से होते हुए ये सर्विक्स है और यहाँ पर ये यूटेरस में पहुंचते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब क्या होता है कि जो ओवम होते हैं अंडाणु, ये देखे यहाँ से निकलना है, ये निकल करके इस तरह आते आते यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहीं पर ये जो ये एरिया है यहीं पर निषेचन होता है। इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर एम्पुला लिखा है। तो यहाँ से अंडाशय ओवरी से ओवम निकलते हैं और ये एम्पुला वाला भाग जो है इधर से ये सर्विक्स को हिंदी में योनि की ग्रीवा यानी गर्दन कहते हैं। ये योनि है, इसकी गर्दन है और ये गर्दन वाली नली है जिसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये गर्भाशय है। यहाँ से होते होते यहाँ पर आता है हमारा शुक्राणु और इधर से अंडाणु निकलता है ओवरी से। तो यहाँ पर निषेचन होता है एम्पुला में। ध्यान दीजिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन कहाँ होता है। तो निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र यानी एम्पुला तक पहुँच जाता है जहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे नीट में यही पूछेगा कि निषेचन कहाँ होता है। तो एम्पुला में क्या होता है? निषेचन हमारा होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। तो जायज सी बात है कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब ही है कि शुक्राणु और अंडाणु यानी नर और मादा युग्मक का मिलन। अब जायज सी बात है कि एक ही टाइम पर जब एम्पुला में पहुंचेंगे, तुम्बिका में पहुंचेंगे, तभी उनका निषेचन हो पाएगा। तो वही कह रहा है कि यही कारण है जिससे कि सभी संभव क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। तो यही कारण है कि सभी संभव क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। तो ध्यान दीजिए कि संभोग यानी मैथुन हर बार किया जाए तो हर बार गर्भ धारण हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर अंडाणु और शुक्राणु को एम्पुला में पहुंचना जरूरी है। तो हर बार वो टाइमिंग फिट बैठ रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। अगर फिट नहीं बैठ रही
तो संभोग क्रिया तो होगी, लेकिन निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन यानी नर और मादा गैमीट का मिलन नहीं होगा, जिससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जैसा अभी हमने बताया उसी को लिखा गया है कि स्पर्म और ओवम के मिलन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। संलयन सिनगैमी भी इसे बोलते हैं। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण यानी जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। तो क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है तो उस समय स्पर्म जो ओवम है, ओवम की भाई टच करेगा, जैसे स्पर्म टच कर रहा है अंडाणु को, ओवम को, तो सबसे पहले बाहरी लेयर जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है, जोना पेलुसिडा के, और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश को रोकने के लिए इसमें उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। तो जैसे एक अंडाणु अगर इसके भीतर चला जाए तो फिर एक स्पर्म अगर इस अंडाणु के भीतर चला जाए तो दूसरा न जा पाए, तो उसके लिए जो बदलाव शुरू करता है वो मतलब शुक्राणु शुरू करता है कि शुक्राणु के एक का प्रवेश हुआ तो बदलाव शुरू हो जाएगा जोना पेलुसिडा लेयर में, जो पारदर्शी अंडावरण होता है, यानी इस अंडाणु का ऊपर का कवरिंग होता है। तो इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। तो ये फिक्स हो गया कि जोनो पेलुसिडा में ऐसा बदलाव आता है कि दूसरा शुक्राणु उसमें प्रवेश ना कर सके। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए एक शुक्राणु ही अंडाणु को यानी स्पर्म, एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। आगे पिंडक का श्रवण शुक्राणु के पारदर्शी आवरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। इसको थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में इस चीज को देख लेते हैं। अग्रपिंडक को अंग्रेजी में एक्रोसोम बोलते हैं। द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। तो कह रहा है कि जो एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक का स्राव होता है वो स्पर्म को इंटर करने में हेल्प करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में थ्रू द जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा जो आवरण है उसके थ्रू, एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो वही कह रहा है यहां पर कि अग्रपिंडक का श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी आवरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। तो ध्यान दीजिए, जो एक्रोसोम है अग्रपिंडक, उसका जो श्रवण है, सिक्रीशन है, वही हेल्प करता है स्पर्म को जोना पेलुसिडा तोड़ करके ओवम के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए। कह रहा यह द्वितीय कंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। एक काम और करता है, सेकेंडरी oocyte जो होती है उसमें मियोटिक डिवीजन को भी प्रेरित करता है। द्वितीयक अंडक मतलब सेकेंडरी oocyte, इसको देखते हैं इंग्लिश में, शायद और कोई नाम लिखा हो, इसलिए इंग्लिश देखना जरूरी है। हिंदी के शब्द उतना अच्छे क्लियर नहीं होते। तो देखिए कह रहा है कि द इंड्यूड द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, द्वितीय कंडक यानी सेकेंडरी oocyte के मियोटिक डिवीजन को भी इंड्यूस करता है। कौन? एक्रोसोम का सिक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम का सिक्रीशन क्या क्या करता है?
इसको फोकस करें। एक तो जोना पेलुसिडा की लेयर जो ओवम के ऊपर है उसमें स्पर्म के प्रवेश और प्रवेश करके साइटोप्लाज्म में ओवम के पहुंचने और उसके प्रवेश के बाद उसमें जो परिवर्तन होता है कि दूसरा स्पर्म यानी दूसरा शुक्राणु उसमें न प्रवेश कर सके, इन सब को काम कौन करता है? हमारे एक्रोसोम यानी अग्रपिंडक का सेक्रेशन यानी स्राव। और एक काम और करता है कि जो सेकेंडरी oocyte होता है उसमें इस मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन को भी प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंड यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। तो जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है कि वो भी असमान होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या दोनों तरफ मतलब एक समान नहीं बढ़ती बल्कि असमान होती है। इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। इसको हम फिगर में अच्छे से देखें। बराबर नहीं बढ़ता का मतलब जैसे 46 है तो 46 नहीं चले जाते, 46 के आधे आधे जाते हैं। बढ़ते तो दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, लेकिन पहले 46 था अब 23 जा रहे हैं तो दोनों तरफ असमान हो गए ना, ये मतलब है। इसका मतलब नहीं कि 23 समान है, जो सोच रहे हो कि एक तरफ 24 जाएंगे तो एक तरफ 22 जाएंगे, ऐसा नहीं, जाएंगे बराबर बराबर, लेकिन पहले 46 थे अब 23 हुए तो ये असमान है, ये कहने का मतलब। और इसके फलस्वरूप द्वितीयक ध्रुवीय पिंडक यानी सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। और एक अगुणित अंडाणु यानी हेप्लॉयड ओवम जिसको डिम्बाणु प्रसू या ऊटिड बोलते हैं बनता है। तो पहले देखिए मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी oocyte बनी प्राइमरी oocyte से, अब सेकेंडरी oocyte से ऊटिड बनी, द्वितीय कंडक यानी सेकेंडरी oocyte से ऊटिड बनी। तो जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनती थी तो क्रोमोसोम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती थी तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होती थी, और से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती थी या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब बनी तो क्रोमोसोम की संख्या आधी होती थी, 46 का 23 जोड़ा हो जाता था। लेकिन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनती थी तो दोनों तरफ 23 क्रोमैटिड जाते थे। हमने आपको बताया था कि 2 धागे होते हैं आपस में मिले हुए तब एक क्रोमोसोम बनता है, एक धागा ये होता है और एक धागा इसी में ऐसे लपटा रहता है, तो ये पूरा क्रोमोसोम है। लेकिन ये दोनों धागे अलग कर दिए जाएं तो दोनों क्रोमैटिड हो जाएंगे। तो जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनता है तो ये एक एक धागे अलग अलग होते हैं, यानी इस क्रोमैटिड का बंटवारा होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोसोम का बंटवारा हुआ जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, और दूसरे वाले में जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनी तो क्रोमैटिड का बंटवारा हुआ, यानी क्रोमोसोम के जो धागे थे अलग अलग होकर के दोनों तरफ चले गए। तभी 23 क्रोमोसोम थे तो 23 क्रोमोसोम में 23 जोड़ा क्रोमैटिड थे, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक जोड़ा क्रोमैटिड है, यानी 2 धागे मतलब एक जोड़ा, तो ये धागे अलग अलग हो गए। इसी प्रकार ऊटिड में भी बनने में ऐसा होता है। तो वही कह रहा है कि शीघ्र ही शुक्राणु या अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन यानी फ्यूजन होता है, जिससे कि द्वितीयक युग्मनज यानी
द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट की रचना होती है। तो ध्यान दीजिए कि अगुणित हमारे स्पर्म भी हो गया, अगुणित ओवम भी हो गया। इसके बाद क्या होता है कि फ्यूजन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और ओवम के केंद्रक मिलते हैं, हेप्लॉयड केंद्रक यानी हेप्लॉयड न्यूक्लियस, यानी जिनमें क्रोमोसोम की संख्या अगुणित है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये आपस में मिलते हैं तो फिर द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जाइगोट या युग्मनज बनता है। तो अब प्रश्न आता है कि एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? तो एक युग्मनज में हमारे 46 ही गुणसूत्र होंगे। क्यों? आधे आधे हुए तो फिर 46 हो गए। 23 जोड़ा जब मिले तो 46 जोड़ा हो गए। तो इस प्रकार से जाइगोट में फिर से 46 हो जाते हैं। तो 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो देखिए जब हमारा ये क्या बोलते हैं ऊटिड या क्रोमैटिड बनता है तो उसके बाद फिर मैचुरेशन होता है, और मैचुरेशन के बाद स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म बनता है और इधर ओवम बनता है या अंडाणु बनता है। फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट द्विगुणित यानी 2n होता है। तो युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, आगे बताएगा। तो कह रहा है हमें यह याद रखना हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि हमें बातें ध्यान रखना चाहिए कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। तो यहीं पर देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं उनके बंटवारे के समय जब मिलन होता है, जाइगोट बनता है, तो जो हमारा शुक्राणु में क्रोमोसोम है और अंडाणु के क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो इसी समय पता चल जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसको भी ध्यान दीजिए कि कब निर्धारित होता है, तो यह भी हमें ध्यान देना है। अब देखिए कह रहा है कि आइए देखें यह कैसे होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। तो हमको पता है कि स्त्री में XX और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों यानी अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों यानी शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि स्त्री में जो क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं, और पुरुष में जो होते हैं वो XY होते हैं। अब जब इससे ओवम बनता है तो XX ही अलग होते हैं, इसमें X अलग होगा और Y अलग होगा जब स्पर्म बनेगा। एक तरफ X जाएगा, एक तरफ Y, यानी X क्रोमोसोम वाले भी स्पर्म होंगे शुक्राणु और Y क्रोमोसोम वाले भी शुक्राणु होंगे। तो अगर Y वाला इस X से मिल करके जाइगोट बनाएगा निषेचन के समय तो XY होगा, तो लड़का होगा। और अगर ये वाले मिल गए कहीं XX, तो जो जाइगोट बनेगा वो क्या होगा? गर्ल होगा, गर्ल होगा। तो ये ध्यान देना है हमको। तो वही बात कह रहा है कि पुरुष युग्मकों शुक्राणु में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y होते हैं, इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो लगभग 50-50%। जाहिर सी बात है कि X और Y दो क्रोमोसोम होते हैं पुरुष में, तो जो क्रोमोसोम होंगे उनमें X और Y दोनों होंगे, तो 50% करीब X
और 50% करीब वाई होंगे। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मक में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है, जैसा हमने आपको बताया। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है। तो X या Y शुक्राणु जो है, देखिए निर्धारण शुक्राणु से होना है, क्योंकि अंडाणु तो X है ही। शुक्राणु में X जा रहा है निषेचन करने की Y अंडाणु से, X जा रहा है तो लड़की होगी और Y जा रहा है तो लड़का होगा। तो वही कह रहा है कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणु में से कौन अंडाणु का निषेचन करता है, इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़का होगा कि लड़की। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वो एक मादा शिशु यानी लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज यानी जाइकोड नर शिशु यानी लड़का के रूप में विकसित होता है। तो जो लोग नए हैं वो नोट इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। वैसे कक्षा 10 से ही आप लोगों को पता है, इसलिए हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। कह रहा है आप गुणसूत्र प्रतिमानों के बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी अध्याय 4 में सीख पाएंगे। तो क्रोमोसोम का जो प्रतिमान है यानी फिगर है, क्रोमोसोमल पैटर्न बोलते हैं अंग्रेजी में। गुणसूत्र प्रतिमान को क्रोमोसोम पैटर्न यानी उनका जो फिगर बनाया जाता है क्रोमोसोम का कि कैसे लिखे जाते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम पैटर्न, हिंदी में गुणसूत्र प्रतिमान। इसको विस्तार से अध्याय 4 में सीखेंगे। इसी प्रकार कहा जाता है कि वैज्ञानिक रूप से यह कहना सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है, ना कि माता के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे नीट में पूछा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि पुरुष में XY होते हैं, स्त्री में XX। तो जो पुरुष शिशु और शिशु का जो लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन, वो किसके द्वारा होता है? पुरुष के द्वारा, ना कि माता के द्वारा। क्योंकि पुरुष का अगर X जाएगा तो बच्ची होगी, Y जाएगा तो बच्चा होगा। तो पूर्व निर्धारण कौन कर रहा है? पुरुष का स्पर्म यानी पुरुष के स्पर्म के द्वारा निर्धारण हो रहा है। अब देखिए आगे देखते हैं। कह रहा है समसूत्री विभाजन यानी क्लीवेज की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ यानी स्तमक से गर्भाशय की ओर बढ़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस इन्हीं चीजों को ध्यान देना है कि कहाँ से आपके नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछेगा कि विदलन यानी क्लीवेज यानी डिवीजन यानी विभाजन, वो भी कौन था? समसूत्री यानी माइटोटिक, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहती है। वो विभाजन कहाँ से शुरुआत होता है? स्थमस अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ यानी सकरे पथ में, जिसको स्थमस कहते हैं, से गर्भाशय की ओर जब बढ़ता है जाइगोट, तब ये क्लीवेज यानी डिवीजन शुरू हो जाता है। तो डिवीजन कहाँ से होता है? स्थमस से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें स्थमस सकरा है, संकीर्ण पथ है, तो जाहिर सी बात है कि मोटी चीज छोटी जगह से नहीं निकल पाएगी, तो वो डिवीजन करती है। डिवीजन करके आगे की ओर डिवीजन कर लेगी, पीछे की तो मोटाई लंबाई में बदल जाएगी, आराम से सकरे पथ से निकल जाता है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं, याद करने की एक ट्रिक बता रहे हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कि चित्र 2.11, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए चित्र 2.11 है, इसमें सब ABC करके दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये एक तरह से अगर हम देखें तो ग्राफियन फॉलिकल है, उससे अंडाणु निकला और अंडाणु ये इस तरह बना। जब कार्पस ल्यूटियम बनता तो ध्यान दीजिए, तो अंडाणु है, अंडाणु में ये शुक्राणु इसको निषेचित कर रहे हैं। जब एक का निषेचन हो गया तो ये तीनों अब घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि जोना पैलुसिडा की लेयर में परिवर्तन आ जाएंगे एक क्रोमोसोम के द्वारा जो सिक्रीशन सिक्रीट होगा उसके कारण।
तो अब एक ही घुस पाएगा। जब घुस जाएगा तो अब इसमें विभाजन होता है। अब ये जाइगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, विभाजन होके 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल। 8 सेल की अवस्था को क्या बोलते हैं? मारुला। और यहाँ पर देखिए ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होता है। मारुला फिर ब्लास्टुला ऐसे बनती रहती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है कि इसी मारुला में फिर आगे क्या होता है कि ये सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन होकर के भीतर एक खाली जगह बन जाती, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। सिस्ट माने खाली जगह। तो इसी का यहाँ पर इम्प्लांटेशन यानी गर्भ में बो जाती है। यहाँ से आते आते ये सब परिवर्तन है। ये जो यहाँ से चल रहा है ABCD, तो ये जो यहाँ ABCDE है वो यहाँ ABCDE बड़ा करके दिखा रहा है जो अंदर आ रहा है। और ये यफ जो है यहाँ पर आ गया। यफ के बाद ये जो G है, G का यहाँ पर इम्प्लांटेशन यानी मारुला E है। मारुला से ब्लास्टुला बनी और ब्लास्टुला का यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो गया। तो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जाइगोट का यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट क्या, अब इसको एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहेंगे। जाइगोट ही अभी कहेंगे। यहाँ पर इम्प्लांटेशन के बाद जो डेवलपमेंट होगा उसे एम्ब्रियो कहेंगे। अब देखते हैं। तो वही कह रहा है कि और तब यह 2, 4, 8, 16 संतति कोशिकाओं जिसे कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं की रचना करता है। अब यही जाइगोट टूट टूट करके 2, 4, 6, 2, 4 मतलब दोगुना होती जाएंगी। 2 से 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। तो इस प्रकार से ब्लास्टोमियर बन जाती है। 8 से 16 कोरक खंडों यानी ब्लास्टोमियर वाले भ्रूण को, देखिए जाइगोट नहीं अब भ्रूण कहेंगे। जाइगोट तो निषेचन के बाद ही बना। इसके बाद जब डिवीजन होने लगा, उसमें विभाजन होने लगा तो वो भ्रूण हो गया, एम्ब्रियो। तो ध्यान देना है, निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। इसके बाद जाइगोट में जब डिवीजन शुरू होता है, विभाजन होकर के और सारी कोशिकाएं बनते हैं, तो उसे हम भ्रूण कहेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा जाइगोट है, क्या भ्रूण है। तो वही कह रहा है कि 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को देखिए यहाँ एम्ब्रियो कहते हैं, को तूतक या मारुला कहते हैं। चित्र 2.11E अभी हमने देखा। यह तूतक या मारुला लगातार विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे गर्भाशय की ओर बढ़ता है यह कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। चित्र 2.11F हम लोग देख चुके। कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट चित्र देखा है हमने। एक कोरक पुटी यानी ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। तो जितने भी ब्लास्ट कोरक पुटी हैं इसको देख लेते हैं, ब्लास्टोमियर कह सकते हैं। देखिए ब्लास्टोमियर किसको कह रहा है देख लेते हैं। कोरक खंडों को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब कोरक पुटी देखते हैं क्या है। Blastocysts are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells attached to trophoblast called the inner cell mast. तो ब्लास्टोसिस्ट कह रहा है ब्लास्टोमियर। The blastomere in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast. जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। पोषक कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोरक पुटी में कोरक खंड बाहरी परत में। ब्लास्टोमियर को कोरक पुटी कहेंगे हिंदी में। अब देखिए कह रहा है कोशिकाओं के भीतरी समूह को पोष कोरक से जुड़े रहते हैं, उन्हें अंतः कोशिकीय समूह या इनर सेल मास कहते हैं। तो ध्यान दीजिए बाहर की तरफ जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक। और अंदर की ओर जो होते हैं जुड़े रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? अंतः कोशिका समूह या इनर सेल मास बोलते हैं। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, अंदर की तरफ इनर सेल मास
और बाहर की तरफ पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट। अतः पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है और अंदर कोशिका समूह भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। तो अब पोषकोरक स्तर गर्भाशय अंतः स्तर से संलग्न हो जाता है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अंदर क्या होता है कि गर्भाशय से यानी यूटेरस से अटैच हो जाता है, जैसा हमने यहाँ पर चित्र में देखा। ये ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, ये अटैच हो जाता है। संलग्न होने के बाद गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और कोरक पुटी यानी ब्लास्टोमियर को आवृत कर लेती हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोरक पुटी यानी ब्लास्टोमियर गर्भाशय अंतः स्तर में अंतः स्थापित यानी एम्बेडेड हो जाता है। चित्र जी और एच, इसे ही अंतररोपण यानी इम्प्लांटेशन कहते हैं और बाद में यह समगर्भता यानी प्रेगनेंसी का रूप धारण कर लेता है। तो यहां से लेकर के यहां तक आप लोग अंडरलाइन करिए। फिगर जी और एच भी देख लेते हैं। ये जी से एच, एच से एफ, जी से एच, इस तरह जो है ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। अब अगली हेडिंग आ जाती है समगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।